अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो द रीनल सिस्टम। आज के लेक्चर में हम किडनीज, यूरेटर और सुपररीनल ग्लैंड के एनाटॉमिकल रिलेशन, स्ट्रक्चर्स, ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज और क्लिनिकल रेलेवेंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा को डिस्कस करेंगे। जहाँ तक रीनल सिस्टम की बात है, रीनल सिस्टम के अंदर जो मेन ऑर्गन है उसमें किडनीज हैं, यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा हैं। किडनीज जो कि बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं, यूरेटर जो ट्यूब्स हैं यूरिन को किडनी से कैरी करके यूरिनरी ब्लैडर में ले जाने के लिए। यूरिनरी ब्लैडर वो मस्कुलर ऑर्गन है जहाँ पर यूरिन टेम्परेली स्टोर होता है बिफोर एक्सपल्शन थ्रू द यूरेथ्रा। कुछ पॉइंट्स हैं रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम के बारे में कि यूरिनरी सिस्टम का जो अपर पोर्शन है जो कि एब्डोमेन के अंदर होता है वहाँ पर किडनीज और यूरेटर्स हैं। किडनीज जो हैं, ओवरऑल सिस्टम का फंक्शन ये है कि बॉडी में से वेस्ट को एलिमिनेट करता है, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अलावा रीनल सिस्टम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में, ब्लड की पीएच को मेंटेन करता है रिस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करता है यूरिन की प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन से। अब यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम का जो पोर्शन एब्डोमेन के अंदर सिचुएटेड है उसके अंदर किडनीज और यूरेटर्स हैं। किडनीज पेयर्ड ऑर्गन्स हैं जो यूरिन की फॉर्मेशन से लेकर उसकी फाइनल प्रोडक्शन तक का काम करती हैं, ठीक है। यूरेटर्स उसी यूरिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर जो कि पेल्विस में सिचुएटेड है, मस्कुलर सैक है जो यूरिन को टेम्परेली स्टोर भी करता है और उसके अलावा मैच्यूरेशन यूरिनेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, ठीक। और एंड पर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या है, वो ट्यूब है जो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपल्स करती है। किडनीज की बात करते हैं। किडनीज बायलेटरल यानी कि दोनों बॉडी के दोनों साइड्स पर सिचुएटेड हैं, पेयर्ड ऑर्गन्स हैं, बीन शेप्ड होती हैं और रेडिश ब्राउन इन कलर में, पोस्टीरियर एब्डोमेन में लोकेटेड है। इनका मेन फंक्शन ये है कि ये ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर भी करती हैं और एक्सक्रीट भी करती हैं। उसके अलावा ये बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी कंट्रोल करती हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट और एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये जो आयन्स होते हैं ये सब किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट किए जाते हैं यूरिन में, ठीक। उसके बाद यूरिन को किडनी से ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू यूरेटर्स और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से डिस्कार्ड कर दिया जाता है। फीमेल्स में जो यूरेथ्रा है वो पेरिनियम में होता है और मेल में पेनिस जो कि जेनिटल ऑर्गन है, ठीक। ये किडनी का ग्रॉस स्ट्रक्चर है, इसमें आप सिर्फ ये अप्रिशिएट करेंगे कि ये रेडिश ब्राउन इन कलर है, ठीक। किडनी बीन शेप्ड है, रेडिश ब्राउन इन कलर है और इससे यूरेटर जो है यूरिन को कैरी करते हैं टूवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो जो किडनीज हैं वो पेरिटोनियम की बैक पर लाई करते हैं। इसके लिए को थोड़ा सा पेरिटोनियम का कॉन्सेप्ट होना इंपॉर्टेंट है। पेरिटोनियम एब्डोमेन के अंदर की लेयर है, ठीक है। कुछ ऑर्गन्स उसके अंदर मौजूद हैं जिनको इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स कहते हैं, कुछ ऑर्गन्स उसके बैक साइड पर मौजूद हैं उनको कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। यानी कि एब्डोमिनल ऑर्गन्स जिस कवरिंग या लेयर के अंदर मौजूद है किडनी उनसे बाहर लाई करती है, इसलिए किडनी को हम कहते हैं ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, ठीक। और ये वर्टिकल कॉलम की दोनों साइड्स पर मौजूद है। टिपिकली इनकी एनाटॉमिकल लोकेशन ये है कि ये 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर 3rd लंबर वर्टिब्रा तक एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो राइट किडनी है वो एज कम्पेयर टू द लेफ्ट थोड़ा सा नीचे होती है। वजह यह है कि राइट साइड पर लिवर मौजूद होता है और लिवर के इनॉर्मस साइज की वजह से राइट किडनी स्लाइटली नीचे होती है, ठीक है। कुछ टेक्स्ट में ये लिखा होता है कि जो लेफ्ट किडनी है वो T11 से L2 तक है और राइट T12 से L3 तक है, ठीक है। और दोनों किडनी जो है अप्रॉक्सीमेटली 3 वर्टिब्रीज के बराबर हैं लेंथ में। अब एड्रीनल ग्लैंड, जिनको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, वो किडनी से इमीडिएटली ऊपर होते हैं और किडनी के साथ ही फेशिया में इनक्लोज होते हैं। इस फेशिया को हम रीनल फेशिया कहते हैं। किडनीज जो है वो एक कम्प्लेक्स फेशियल फैट की लेयर में इनक्लोज होती है। हाईली वस्कुलर ऑर्गन है, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो फैट और फेशियस बहुत एनॉर्मस होते हैं। ये जो चार आपके सामने स्ट्रक्चर्स मेंशन हैं
ये बहुत इंपॉर्टेंट है एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको ये सीक्वेंस वाइज याद होनी चाहिए कि किडनी की कवरिंग क्या है। सबसे पहले जो किडनी की जिसमें रीनल पैरेन्काइमा कवर्ड है उसको हम रीनल कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। ये टफ फाइब्रस कैप्सूल है। इस पिक्चर में आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि येलो कलर से आपको किडनी शो की गई है, उसके इमीडिएटली बाहर ब्लू कलर से रीनल कैप्सूल आपको शो किया गया, ठीक है। उसके बाद फैट मौजूद होता है जिसको कहते हैं पेरी रीनल फैट, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है, जो पेरिटोनियम जिसके बाहर किडनी सिचुएटेड है उसके बाहर का ये फैट है, ठीक है। और ये पिक्चर में ग्रीन से शो किया गया है, आप इसको यहाँ पर अप्रिशिएट कर सकते हैं ये, ठीक। उसके बाद रीनल फेशिया है। रीनल फेशिया को हम जेरोटास फेशिया या फिर पेरी रीनल फेशिया भी कहते हैं। आप इसको इस तरह आसानी से याद रख सकते हैं, रीनल कैप्सूल, पेरी रीनल फैट, पेरी रीनल फेशिया, देन पैरा रीनल फैट, ठीक है। ये 4 लेयर्स आपको सीक्वेंस वाइज आनी चाहिए एससीक्यू के लिए, उसके अलावा एमसीक्यू के लिए भी। अब ये जो लेयर है रीनल फेशिया, जेरोटास फेशिया या पेरी रीनल फेशिया, ये सुप्रारीनल ग्लैंड और किडनीज का सेम होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम किडनी की कवरिंग की बात करें तो अगर ये बीन शेप किडनी है, इसके बाहर रीनल कैप्सूल इसका सेपरेट है अपना, ठीक है। पेरीरीनल फैट इसका सेपरेट है अपना, लेकिन जब बात आती है रीनल फेशिया की तो वो सुप्रारीनल ग्लैंड का और किडनी का सेम है, एक ही फेशिया के अंदर इंक्लूड्ड है, ठीक। रीनल कैप्सूल, पेरीरीनल फैट, रीनल फेशिया एंड देन पैरारीनल फैट। इस वाली पिक्चर में आप फैट की और फेशिया की सारी लेयर्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सबसे बाहर की तरफ पैरारीनल फैट है। अब हम बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं कि सबसे बाहर की तरफ पैरारीनल फैट है, उसके बाद रीनल फेशिया है, उसके अंदर पेरीरीनल फैट है और सबसे अंदर कैप्सूल है। पिछली स्लाइड में हमने अंदर से बाहर का सीक्वेंस पढ़ा था, पहले कैप्सूल, देन पेरीरीनल फैट, देन रीनल फेशिया, देन पैरारीनल फैट। किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी का स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स और यूनिक है, ठीक है। रीनल पैरेन्काइमा को आप दो मेन एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। बाहर के एरिया को आप कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले एरिया को आप मेडुला कहते हैं, ठीक है। अब कॉर्टेक्स मेडुला के अंदर एक्सटेंड कर रहा होता है और उसको ट्रायंगुलर शेप्स में डिवाइड करता है, जिन स्ट्रक्चर्स को हम रीनल पैरामिड्स कहते हैं, ठीक। अभी उन्हीं पिरामिड की एपेक्स जो है, यानी कि पिरामिड इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तो उसकी जो एपेक्स है उसको हम रीनल पेपिला कहते हैं। हर एक रीनल पेपिला एक और स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड है, इसको माइनर कैलिक्स कहते हैं। इसको आगे पिक्चर के साथ हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। जो यूरिन कलेक्ट करता है पिरामिड से, उसके बाद वो माइनर कैलिसेस मिलकर एक मेजर कैलिस बनाते हैं। मेजर कैलिस जाकर रीनल पेल्विस में ओपन होते हैं, जिन्होंने बाद में यूरिटर बनना है, ठीक है। किडनी का जो मीडियल मार्जिन है वहाँ पर एक डीप फिशर होता है, इसको रीनल हाइलम कहते हैं। रीनल हाइलम जैसे लंग्स में हाइलम होता है जहाँ पर ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स इंटर और एग्जिट करते हैं, सिमिलरली रीनल हाइलम है, ये गेटवे है किडनी तक, यहाँ पे रीनल वेसल्स इंटर एग्जिट करती हैं। उसके अलावा यूरेटर भी यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा होता है। इस पिक्चर में देखेंगे, अभी हमने चीज़ डिस्कस की थी कि किडनी के स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें आउटर जो है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। इस येलो वन इज कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर है इसको हम मेडुला कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉर्टेक्स है येलो स्ट्रक्चर, ये एक्सटेंड कर रहा है मेडुला के दरमियान और इसको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर रहा है, जिसको हमने रीनल पैरामिड कहा था, ठीक है। इसी पैरामिड की जो एपेक्स है यानी कि ये वाला एरिया, इसको हम रीनल पेपिला कहते हैं, ठीक। इस रीनल पेपिला के आगे ये जो छोटा सा कलेक्टिंग पॉइंट है इसको हम कहते हैं माइनर कैलिक्स, ठीक है। इस वाली पिक्चर में अप्रिशिएट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड माइनर कैलिक्स, ठीक। माइनर कैलिक्स पे जिस स्ट्रक्चर में जाकर ड्रेन करता है उसको हम मेजर कैलिक्स कहते हैं। उसके बाद ये मेजर कैलिसेस जब डिफरेंट पैरामिड्स के मेजर कैलिसेस कंबाइन करते हैं तो सब मिलकर फिर रीनल पेल्विस बनाते हैं। रीनल पेल्विस ये वाला एरिया, ठीक है। रीनल पेल्विस फिर यूरेटर बनाता है, ठीक है। रीनल पेल्विस की कंटिन्यूएशन है यूरेटर। तो एक दफ़ा रिवाइज करते हैं, आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेडुला है। कॉर्टेक्स की एक्सटेंशंस जो मेडुला में है उस वजह से मेडुला ट्रायंगुलर पार्ट्स में डिवाइडेड है, हर एक ट्रायंगुलर पोर्शन को रीनल
पैरामिड कहा जाता है। जो पैरामिड की टिप है उसको रीनल पेपिला कहते हैं। उसके साथ क्योंकि यूरिन रीनल पैरामिड में बनेगा, पेपिला से ड्रेन होगा माइनर कैलिक्स में, वहाँ से फिर मेजर कैलिक्स में, वहाँ से रीनल पेल्विस में, देन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। किडनीज के एनाटॉमिकल रिलेशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेफ्ट और राइट किडनी स्लाइटली डिफरेंट लेवल पर सिचुएटेड हैं, इसलिए इनके एनाटॉमिकल रिलेशंस वेरी करते हैं। ठीक, और उसके अलावा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हैं वो भी डिफरेंट हैं, उनकी भी लेफ्ट और राइट साइड की अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए किडनीज के भी एनाटॉमिकल रिलेशंस वेरी करते हैं। अब जैसे लेफ्ट किडनी की बात करें तो लेफ्ट साइड पर किडनी में सुप्राइनल ग्लैंड है, लेफ्ट साइड पर स्प्लीन है, स्टमक है, पेंक्रियाज है, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर है। कॉलिक फ्लेक्चर बच्चे जो इंटेस्टाइन है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन उसका टर्न है, ठीक है, उसका जो लेफ्ट साइड का टर्न है ना ऐसे डिसेंडिंग, उसको हम कहते हैं लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर। उसके अलावा जेजुनम है, ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। बैक साइड पर लेफ्ट किडनी के डायफ्राम है, 11-12 रिब्स हैं और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स हैं जिसमें सॉस मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है और कुछ नर्व्स हैं, ठीक है, थोरैसिक और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की। अब राइट किडनी की बात करें तो राइट किडनी के आगे भी सुप्रारीनल ग्लैंड है, ठीक है, लेकिन राइट किडनी के आगे लिवर सिचुएटेड है। स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन उसका ड्यूडेनल पोर्शन और राइट टर्न ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन है, राइट कॉलिक फ्लेक्चर। पोस्टीरियर रिलेशन मोर और लेस सेम है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर 11th रिब नहीं है, ठीक। राइट किडनी के पोस्टीरियर रिलेशन में 11th रिब नहीं है जैसे लेफ्ट किडनी में थी, क्योंकि ये स्लाइटली लोअर लेवल पर सिचुएटेड है, तो इसकी पोस्टीरियर रिलेशन में सिर्फ 12th रिब आएगी। बाकी डायफ्राम, मसल्स और नर्व्स सेम रहेंगी। ये पिक्चर स्नेल से ली है मैंने और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये ऐसी क्यों आ जाए कि आप किडनी के एनाटॉमिकल रिलेशंस ड्रॉ करें तो आप ये पिक्चर बना सकते हैं, ठीक है। जो कलर आपको शो किया गया आप उससे ही बता सकते हैं। देखिए जैसे राइट किडनी के आगे राइट सुप्रारिनल ग्लैंड है, उसके आगे लिवर है, उसके आगे कोलोन है, ड्यूडेनम है और स्मॉल इंटेस्टाइन है बाकी की, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट के आगे लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड है, स्टमक है, स्प्लीन है, पेंक्रियाज है, कोलोन इसके थोड़ा सा ज़्यादा लेटरल एस्पेक्ट पर आ रही होती है, ठीक है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। आप ये पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपसे कहा जाए कि आप किडनी के एनाटॉमिकल रिलेशंस इलस्ट्रेट करें। ब्लड सप्लाई किडनीज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किडनी को जो वेसल ब्लड सप्लाई करती है उसका नाम रीनल आर्टरी और ये डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा से ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है, एट द लेवल ऑफ सेकेंड लंबर वर्टिब्रा L2 के लेवल पर, और ये इम्पॉर्टेंट एसक्यू और एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। इमीडिएटली डिस्टल टू ओरिजिन ऑफ स्पीयर मेसेंटेरिक आर्टरी, एब्डोमिनल एओर्टा से जहाँ स्पीरियम मेसेंटेरिक आर्टरी जो कि हमारी इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है वो ओरिजिनेट करती है, उससे इमीडिएटली डिस्टल रीनल आर्टरी ओरिजिनेट करती है, ठीक है। अब एब्डोमिनल एओर्टा की एनाटॉमिकल पोजीशन ये है कि वो स्लाइटली लेफ्ट साइड पर है मिड लाइन के, इसी वजह से राइट साइड की रीनल आर्टरी कंपैरेटिवली लॉन्ग होती है, ठीक है, और वो वेना कैवा जो है, ठीक है, इंफीरियर वेना कैवा के पोस्टीरियरली क्रॉस करती है, ठीक। क्योंकि एओर्टा मिड लाइन से स्लाइटली लेफ्ट सिचुएटेड है, इसलिए राइट आर्टरी को उसमें से ओरिजिनेट करने के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। अब रीनल आर्टरी जो है वो किडनी में एंटर करती है वाया द रीनल हाइलम, ठीक है। हाइलम के लेवल पर रीनल आर्टरी इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो जाती है, जो 75 और 25% ब्लड किडनी को सप्लाई करती है। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि डिफरेंट टेक्स्ट में डिफरेंट वैल्यूज मेंशन है, लेकिन रफली 20 से 25% ब्लड कार्डिक आउटपुट का किडनी को सप्लाई किया जाता है, ठीक है। किडनी एक हाईली वस्कुलर ऑर्गन है, तो जितना ब्लड हार्ट एक बार पंप करता है उसका कुछ बुक्स के हिसाब से 20%, कुछ के हिसाब से 25% किडनी को सिर्फ सप्लाई किया जाता है, जबकि इसका साइज सिर्फ फिस्ट के जितना है, ठीक। अपने साइज के हिसाब से हाईली वस्कुलर ऑर्गन है। ब्लड सप्लाई की जब वापस आते हैं, जो रीनल आर्टरी है उसमें से 5 सेगमेंटल आर्टरीज ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है। जो दो डिवीजन बनी थी रीनल आर्टरी की एंटीरियर और पोस्टीरियर, उनसे कंबाइन करके 5 सेगमेंटल आर्टरीज ओरिजिनेट करती हैं। अब
किडनी का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है उस पर एक एरिया है वो कंपैरेटिवली एवस्क्युलर है, ठीक है। वैसे तो किडनी हाईली वस्कुलर है, लेकिन एक एरिया ऐसा है जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है। ये एरिया इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि अगर आप किडनी तक असेस करना चाहो किसी भी सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू, तो यहाँ पर ब्लीडिंग कम से कम होगी, ठीक है। तो उस एरिया को हम लाइन ऑफ ब्रॉडल कहते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको पिक्चर में शो किए है कि किडनी के पोस्टीरियर स्पेक्ट पर एक एरिया है। अगर आप सर्जरी में एंडोस्कोपी में यहाँ से अप्रोच करोगे तो ब्लीडिंग मिनिमम होगी, ठीक। तो जो बायोप्सी लेते हैं किडनी की वो भी यहीं से की जाती है। ये पिक्चर इंपॉर्टेंट है, इसमें जो वेसल्स का सीक्वेंस लिखा है ये आपको आना चाहिए ताकि आप किडनी की ब्लड सप्लाई को याद रख सकें। तो अपने इसे याद रखना है कि सबसे पहले रीनल आर्टरी होती है, ठीक है। उसके बाद वो डिवाइड करती है सेगमेंटल आर्टरीज में, यहाँ पर ये चीज़ मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर वो इंटरलोबार आर्टरीज में डिवाइड करती है, देन आर्क्यूएट, इंटरलोब्यूलर, देन वेन्स बनती हैं, ठीक है। आर्क्यूएट वेन्स, इंटरलोबार वेन्स एंड रीनल वेन। इस पिक्चर पे हम वापस आएंगे टेक्स्ट को एक दफ़ा स्टडी करके, ठीक। अब जो सेगमेंटल ब्रांचेस हैं किडनी की वो फर्दर डिवीजन कर कर रीनल पैरेन्काइमा को सप्लाई करती है। अब डिवीजन ये है कि हर जो सेगमेंटल आर्टरीज यानी जो अभी तक 5 बनी थी वो डिवाइड होकर इंटरलोबार आर्टरीज बनाती हैं। अब ये जो इंटरलोबार आर्टरीज हैं ये हर एक रीनल पैरामिड जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर था उसकी साइड पर सिचुएटेड है, ठीक। उसके बाद ये इंटरलोबार आर्टरीज जो है फर्दर डिवाइड होकर आर्कुएट आर्टरीज बनाती हैं, ठीक है। आर्कुएट आपको पता है कोई भी आर्क लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम आर्कुएट कहते हैं, तो ये आर्टरीज भी आर्कुएट है, ठीक है। अब 90 डिग्री के एंगल पर इन आर्कुएट आर्टरीज से इंटरलोब्यूलर आर्टरीज अराइज करती हैं। पहले वाली इंटरलोबार थी, अब इंटरलोब्यूलर है, ठीक। उसके बाद अब मतलब अभी तक ये जो वेसल्स थी ये मेडुल्ला के अंदर थी, लेकिन जब इंटरलोब्यूलर आर्टरीज बनी है तब ये कॉर्टेक्स तक पहुंच गई हैं और वहां जाकर ये डिवाइड होकर एक आखिरी दफा एफरेंट आर्टीरियोल्स बनाती हैं, ठीक। एफरेंट आर्टीरियोल्स क्या करते हैं, फिर वो एक कैपिलरी नेटवर्क बनाते हैं जिसका नाम है ग्लोमेरुलस, जहां पर फिल्ट्रेशन होती है। और फिर यहीं से इफरेंट आर्टीरियोल्स जो कि ब्लड फिल्टर कर कर वापस ले जाते हैं वो वेसल्स बनती हैं, ठीक है। अब होता है ना एफरेंट ए इज फॉर एफरेंट अराइवल, इससे आप याद रख सकते हैं कि ब्लड लेकर आती है, इफरेंट एग्जिट से ही ये ब्लड को लेकर जा रही होती हैं। अच्छा, अब रीनल कॉर्टेक्स के आउटर टू थर्ड में जो इफरेंट आर्टीरियोल्स हैं वो पेरीट्यूबुलर नेटवर्क बनाती हैं, ठीक। पेरीट्यूबुलर नेटवर्क वो ब्लड फ्लो का नेटवर्क है जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। और कॉर्टेक्स और मेडुल्ला का जो इनर पोर्शन है उनको स्ट्रेट काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स सप्लाई करती हैं जिनका नाम है वासा रेक्टा। इस वाली पिक्चर में एक दफ़ा देखेंगे, स्टार्ट से एक दफ़ा डिस्कस करते हैं दोबारा। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से रीनल आर्टरी आई, ठीक है। और उसमें वो 5 सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर 5 सेगमेंटल आर्टरीज बनी। उससे आगे अब हम जो सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं वो एक सिंगल सेगमेंटल आर्टरी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक सेगमेंटल आर्टरी इंटरलोबार आर्टरी बनाती है। आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि एक इंटरलोबार आर्टरी जो है वो रीनल पैरामिड के दरमियान लाई करती है, ठीक है। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है ना इसके दरमियान दो पैरामिड्स के दरमियान जो वेसल्स हैं वो इंटरलोबार आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद वो आर्कुएट आर्टरी बनाती है। देखिए आर्कुएट आर्क की तरह इसने आर्क बना दी है, ठीक। उसके बाद अब देखें क्योंकि पैरामिड से बाहर आ गए तो अब हम कॉर्टेक्स पोर्शन में आ गए, इससे पहले हम मेडुल्ला पोर्शन में थे, ठीक। अब उस आर्कुएट में से जो बात हमने पढ़ी थी कि 90 डिग्री के एंगल पर इंटरलोब्यूलर आर्टरी राइज करती है, ठीक। उसी इंटरलोब्यूलर आर्टरी जब वो कॉर्टेक्स के करीब पहुंचती है आउटर थर्ड ऑफ कॉर्टेक्स में, तो वहां से अराइज करती है एक वेसल जिसका नाम है एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। यहाँ जो ये वेसल ग्लोमेरुलस बनाने जा रही है ना इस तरह करके ये जो इंटर हो रही है ग्लोमेरुलस बनाने के लिए दैट इज द एफरेंट आर्टीरियोल। फिर इसने ग्लोमेरुलस बनाई, जो स्ट्रक्चर लेबल्ड है यहाँ पर जी लिखने लगी ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। इसके बाद फिर इसका दूसरा पोर्शन है जो ब्लू से शो किया दैट इज, ठीक है, जो ब्लैक से शो किया पहले ये ग्लोमेरुलस है, इसके बाद ये फिर इसका इफरेंट आर्टीरियोल है, ठीक। इफरेंट आर्टीरियोल जो है वो ब्लड को वापस लाएगा ग्लोमेरुलस से फिल्टर कराने के बाद। उसके बाद फिर वापस वही सीक्वेंस है कि इंटरलोब्यूलर वेन बनेगी, फिर आर्कुएट वेन बनेगी, ठीक है, फिर इंटरलोबार वेन बनेगी, फिर वो
सेगमेंटल वेन एंड देन रीनल वेन बनकर वेना केवा में ड्रेन कर दी जाएगी। इससे पहले एक और चीज़ है कि जहाँ से आर्कुएट आर्टरीज अराइज कर रही हैं वहीं पर एक और स्ट्रेट वेसल्स का नेटवर्क भी है जिसका नाम है वासा रेक्टा। ठीक है, वासा रेक्टा जो है ये पैरामिड्स के अंदर सप्लाई करती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कि पैरामिड्स के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन हो रही होती है, जो नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पोर्शन है जहाँ पर यूरिन की फॉर्मेशन यानी कि कॉन्सेंट्रेशन होनी है वो पैरामिड्स के अंदर है। तो ये ब्लड वेसल्स जो कि वासा रेक्टा या स्ट्रेट वेसल्स हैं ये उस कॉन्सेंट्रेशन में या उसकी यूरिन की डाइल्यूशन में रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अब इस पिक्चर को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि 1 नंबर पे जो मेंशन है यहाँ से स्टार्ट होता है यानी कि रीनल आर्टरी। उसके बाद ये जो डिवाइड हुई हैं ये सब सेगमेंटल आर्टरीज थी। इसके बाद जब पैरामिड्स के दरमियान है तो इंटरलोबार है, आर्क बनाई तो आर्कुएट, आर्कुएट से आगे इंटरलोब्यूलर है। ठीक है, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज है, यहाँ पर उन्होंने आउटर पोर्शन में ग्लोमेरुलस एफरेंट इफरेंट आर्टरियोल्स शो नहीं किए हुए, लेकिन वापस 5th से आप नंबर से आप देख सकते हैं कि उन्होंने इंटरलोब्यूलर वेन्स शो किए हैं। 6th पे आर्कुएट वेन्स हैं, 7 पे इंटरलोबार वेन और 8 पे वापस रीनल वेन है। ठीक है, इस पिक्चर में आप पेरिट्यूबुलर नेटवर्क या वासा रेक्टा को आप इधर यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकते हैं। देखें कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, ये कहाँ से अराइज कर रही हैं, ये जो इफरेंट आर्टीरियोल आगे सप्लाई कर रहा था। ठीक है, ये देखिए कि ये जो नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट वाला पोर्शन है जो उसकी टिब्यूल्स हैं, लूप ऑफ हेनले है, उसके साथ ये क्लोजली रिलेटेड है। उनसे डिफ्यूजन से सब्सटेंसेस को कंट्रोल किया जाता है, उनका इनफ्लो आउटफ्लो यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह रीनल पैरामिड के अंदर एक सिंगल नेफ्रॉन को शो किया, इसी तरह 11 मिलियन नेफ्रॉन्स अरेंज्ड होते हैं। वेनस वेनस की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट रीनल वेन्स ड्रेन करती हैं, बाकी सीक्वेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो रीनल हाइलम को लीव करके डायरेक्टली जाकर इंफीरियर वेना कैवा में एम्प्टी होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ ये है क्योंकि अब इंफीरियर वेना कैवा स्लाइटली राइट साइड पर है, इसलिए लेफ्ट रीनल वेन लॉन्ग है एज कम्पेयर टू द राइट रीनल वेन। जैसे राइट रीनल आर्टरी लॉन्गर थी, इस तरह लेफ्ट रीनल वेन लॉन्गर है। ठीक है, सीक्वेंस की वजह से, क्योंकि एओर्टा और वेना कैवा का सीक्वेंस ऐसा है, और राइट रीनल आर्टरी जो है वो इंफीरियर वेना कैवा के पोस्टीरियरली लाई करती है। इस पिक्चर से आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट पर देख सकते हैं कि राइट साइड पर इंफीरियर वेना कैवा है, लेफ्ट साइड पर एब्डोमिनल एओर्टा है। इसी वजह से राइट साइड की रीनल आर्टरी ज़्यादा लंबी है और लेफ्ट साइड की रीनल वेन। लिम्फेटिक्स की बात करें तो किडनी के जो लिम्फेटिक्स है, लिम्फेटिक ड्रेनेज है, वो लेटरल या पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स में यानी जो एओर्टा के विसिनिटी में लाई करते हैं उनमें जाकर ड्रेन करती है। क्लिनिकल रेलेवेंस की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें किडनी का ट्रॉमा। किडनी वैसे तो वेल प्रोटेक्टेड होती है, रिब्स के नीचे, लंबर मसल्स के कवर में, वर्टिब्रल कॉलम के जो है वो सराउंडिंग में लाई कर रही होती हैं। लेकिन अगर ब्लंट इंजरी होती है यानी कि कोई भी ऐसा ब्लो जैसे कि पंच मारना होता है एब्डोमेन को लगे तो वो किडनी को क्रश कर सकता है अगेंस्ट द लास्ट रिब। ठीक है, अब कितनी स्वेयर ब्लो है इस हिसाब पे डिपेंड करता है कि किडनी में माइल्ड ब्रूजिंग होती है या कंप्लीट लेसरेशन या टीयरिंग हो जाती है किडनी की। ठीक है, स्टैब वूंड यानी कि जैसे चाकू लगना या फिर गन शॉट, ऐसी जो इंजरीज होती हैं वो किडनीज के अलावा फिर बाकी वेस्टा को भी इन्वॉल्व करती हैं, क्योंकि अब कार्डिक फ्लो का 25% किडनी से गुजरता है, इसलिए अगर रीनल इंजरी होती है तो बहुत रैपिड ब्लड लॉस होता है और फैटल हो सकती है अगर आप इसको टाइमली कंट्रोल नहीं करो। ये सामने पिक्चर में आपको फर्स्ट पिक्चर में नॉर्मल किडनी दिखाई गई है, फिर डिफरेंट ग्रेड्स में इसकी इंजरीज दिखाई गई हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बहुत डिटेल में इसको बेशक आप याद ना रखिएगा, आपके लेवल से ज़्यादा की चीज़ है। ग्रेड 1 में देखें माइनर सी कैप्सूल के नीचे ब्लीडिंग है, ग्रेड 2 में कैप्सूल रप्चर हो गया, ग्रेड 3 में कैप्सूल से बाहर सराउंडिंग का फैट इन्वॉल्व है, 4 में जो है वो इंजरी जो है वो मेडला तक एक्सटेंड कर रही है, और 5 में कंप्लीट लेसरेशन है। ठीक, इस पिक्चर में भी शो किया गया है कि ग्रेड 1 में जो है सिंपल हीमाटोमा बना है, ब्लड क्लॉट, देन
सराउंड होता गया, स्प्रेड होता गया, ठीक है। ग्रेड 5 तक शैटर्ड किडनी, टोटली डिस्टर्बटेड। ये डिफरेंट ग्रेड्स मेंशन्ड है, ठीक है। इसको सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, एक दफ़ा समझने के लिए। एग्जाम के लिए आपसे इतनी डिटेल पूछा नहीं जाता फर्स्ट एड लेवल पर। रीनल पेन की बात करते हैं। रीनल पेन जो है वो एक डल से पेन से लेकर इतना स्वेयर पेन हो सकता है कि इट कैन इवन इंड्यूस वॉमिटिंग, इतनी स्वेयर पेन होती है। पिक्चर ये लगाने का मकसद ये कि आपको पता हो कि फ्लैंक पेन जो कहा जाता है कि किडनी का दर्द कहाँ होता है वो आपको पता हो, ठीक है। और पेशेंट की प्रेजेंटेशन भी ज़्यादातर यही होती है, वैसे बैक पे हाथ रख के आपके पास प्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब रीनल पेन की वजह क्या है? वजह ये है कि किडनी का कैप्सूल स्ट्रेच होता है, ठीक, या फिर जो स्मूथ मसल है रीनल पेल्विस में उसके स्पैज्म की वजह से। अब ये पेन कैरी कौन से फाइबर्स करते हैं, कौन सी नर्व्स करती हैं? स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे T12 नर्व के लेवल पर ये पेन एंटर होता है, ठीक है। और ये सब कोस्टल नर्व T12 से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये पेन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में भी रेडिएट करता है, ठीक। ट्रांसप्लांटेड किडनी की बात करें तो आइलिक फोसा जो है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का, वो बेस्ट साइट है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए। अब तरीका ये है कि फोसा में इंसिजन इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से दी जाती है, इंग्वाइनल लिगामेंट से ऊपर, ठीक। और किडनी जो है प्लेस करने के बाद वस्कुलर एनास्टोमोसिस बनाया जाता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वस्कुलर एनास्टोमोसिस बनता कैसे। एनास्टोमोसिस ऐसे बनाते हैं कि रीनल आर्टरी को इंटरनल आइलिक आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करते हैं। वैसे रीनल आर्टरी जो है ओरिजिनल जो अपनी किडनी होती है वो तो एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच होती है, लेकिन जब आप किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तब रीनल आर्टरी को एंड टू एंड इंटरनल आइलिक आर्टरी के साथ एनास्टोमोस किया जाता है, और रीनल वेन को एक्सटर्नल आइलिक वेन के साथ एनास्टोमोस किया जाता है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो किडनी आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो थर्ड किडनी होती है जो बॉडी में प्लेस की जाती है, आपकी पहली किडनी को रिमूव नहीं किया जाता वहाँ से। तो एक एडिशनल एक स्ट्रक्चर प्लेस किया जाता है, ठीक है। और यूरेटर को उसी तरह फिर यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि किडनी जब फंक्शन करे तो फिर यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन ड्रेन करें। यूरेटर्स की बात करते हैं तो यूरेटर्स दो मस्कुलर ट्यूब हैं जो किडनी से एक्सटेंड करते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर तक, और यूरिन को कैरी करते हैं पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। पेरिस्टाल्टिक यानी कि हर एक रिपीटेड इंटरवल के बाद इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है जो प्रोपेल करके पुश करके यूरिन को आगे मूव करती है, ठीक है। एक तो इसमें मस्कुलर कोर्ड की कंट्रैक्शन है जो यूरिन को प्रोपल्स करती है, मूव करवाती है। उसके अलावा ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन प्रेशर भी है। एनाटॉमिकल कोर्स ये है कि यूरेटर्स एब्डोमेन में अराइज करते हैं एज अ कंटिन्यूशन ऑफ रीनल पेल्विस, और पेल्विक कैविटी में टर्मिनेट करते हैं जहाँ वो यूरिनरी ब्लैडर में आकर एम्प्टी होते हैं। अब इसके एनाटॉमिकल कोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और इसके रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एसक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। एब्डोमिनल पार्ट की बात करते हैं। यूरेटर्स रीनल पेल्विस से अराइज करते हैं जो कि फनल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। रीनल पेल्विस खुद कैसे बनता है? मेजर कैलसिस से मिलकर, ठीक। फिर वो नैरो होकर यूरेटर बनाता है और उस पॉइंट को यूरेटेरो पेल्विक जंक्शन कहते हैं, ठीक है। यूरेटेरो पेल्विक रीनल पेल्विस का जंक्शन। उसके बाद ये एब्डोमेन में डिसेंड करते हैं सॉस मेजर मसल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर यूरेटर्स जो है वो रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर बन जाते हैं, पेरिटोनियम के बैक साइड पर लाई करते हैं। अब जब सैक्रोआइलिक जॉइंट के एरिया में पहुंचकर यूरेटर्स जो है वो पेल्विक ब्रिम पेल्विक इनलेट, यानी वो पॉइंट जहाँ से आप एब्डोमेन से होते हुए पेल्विस के अंदर इंटर करते हैं, वहाँ से पेल्विक कैविटी में इंटर होते हैं, और वहाँ पर कॉमन आइलिक आर्टरी की बाइफर्केशन को क्रॉस करते हैं। पेल्विक कैविटी में इंटर होने के बाद लेटरल साइड पर पेल्विक वॉल्स पे ट्रेवल करते हैं। स्किल स्पाइन्स आपको अगर याद हों रिब बोन के जो ऐसे प्रोसेस थे स्किल स्पाइन्स, उनके साथ से ये एंटीरोमीडियरी टर्न करके ट्रांसवर्सली आकर ब्लैडर की पोस्टीरियर सरफेस में ओपन अप करते हैं, ठीक। अब जो यूरेटर्स हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में लेटरल एस्पेक्ट पर और ऑब्लिकली आकर इंटर करते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि वन वे वॉल्व के तौर पर एक्ट करते हैं। तो जब भी कभी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, इंट्राम्यूरल का मतलब है इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर, प्रेशर ज़्यादा होता है तो यूरेटर्स कोलैप्स कर जाते हैं ताकि यूरिन वापस फ्लो करके किडनी की तरफ ना जाए, ठीक। यानी कि अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है इसके अंदर यूरेटर्स इस तरह आकर ओपन होते हैं, ठीक है।
और जिस तरह ओपन होते हैं इनका इस तरह डायरेक्शन होती है कि जब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, ताकि यूरिन बैक फ्लो ना कर सके। रिलेशंस इंपॉर्टेंट है राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर्स की, क्योंकि आगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऑर्गन्स सिचुएटेड हैं किडनी की तरह, यहाँ भी रिलेशंस वेरी करेंगे। राइट यूरेटर राइट साइड पर यूरेटर के आगे ड्यूडेनम है, टर्मिनल पार्ट ऑफ आइलियम, राइट कॉलिक और इलियोकॉलिक वेसल्स हैं, राइट टेस्टिकुलर या ओवेरियन वेसल्स हैं, ऑब्वियसली टेस्टिकुलर इन मेल एंड ओवेरियन इन फीमेल, और उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की मेजेंट्री है, ठीक। लेफ्ट यूरेटर की बात करें तो उसके आगे सिग्मॉइड कोलॉन और सिग्मॉइड मीजोकोलॉन है, लेफ्ट कॉलिक वेसल्स है, लेफ्ट टेस्टिकुलर ओवेरियन वेसल्स है, पोस्टीरियर रिलेशन सेम है, सॉस मसल्स हैं, ठीक है, और बाइफर्केशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट कॉमन आइलिक आर्टरी रिस्पेक्टिवली। और लेफ्ट यूरेटर की एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसकी मीडियल साइड पर इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन होती है। ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट है यूरेटर की। यूरेटर की जो ब्लड सप्लाई है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरह होती है, ईजी है याद रखना। अपर पोर्शन देखेंगे कि वो किडनी से राइज करता है तो अपर एंड को रीनल आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है। मिडिल पोर्शन जो है वो पेल्विक इनलेट या पेल्विस से गुजर रहा होता है, ठीक है, तो उसको टेस्टिकुलर या ओवेरियन आर्टरी सप्लाई करती है, वही इसको क्रॉस कर रही होती है, इसके रिलेशंस में भी है। वो जो थर्ड पोर्शन है जो पेल्विस में है उसको सुपीरियर वेसिकल आर्टरी यानी कि ब्लैडर की आर्टरी सप्लाई करती है। जो पोर्शन किडनी से ओरिजिनेट हो रहा है उसकी रीनल आर्टरी, मिडिल पोर्शन की टेस्टिकुलर या ओवेरियन आर्टरी, और जो थर्ड पोर्शन है उसको ब्लैडर की वेसल सप्लाई करती है, और वेनस ड्रेनेज कोरिस्पॉन्डेंटली। लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी सेम किडनी की तरह लेटरल एओर्टिक नोड्स हैं, उसके अलावा एक चीज़ डिफरेंट है कि आइलिक नोड्स हैं, ठीक है। नर्व सप्लाई ये है कि रीनल टेस्टिकुलर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस इसी तरह इसमें सप्लाई करते हैं। एफरेंट फाइबर्स जो हैं वो सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं, फर्स्ट और सेकंड लंबर सेगमेंट्स के थ्रू पेन को कैरी करते हैं। क्लिनिकल रेलेवेंस में जो चीज़ इसकी इम्पॉर्टेंट है वो है यूरेटेरिक स्टोन्स। 3 साइट्स हैं, एनेटमिक नैरोइंग है जहाँ पर यूरेटर की, जहाँ पर स्टोन स्टक हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है पेल्वी यूरेटरल जंक्शन, यानी जहाँ पर रीनल पेल्विस से यूरेटर बनता है ना वहाँ पर एनेटमिकल नैरोइंग होती है, थोड़ा सा डायमीटर यूरेटर का कम होता है, ये वो साइट है जहाँ पर स्टोन स्टक हो सकता है, ठीक। दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एसीक्यू के लिए, दूसरा पॉइंट है पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ब्रिम वो जगह है जहाँ पर यूरेटर पेल्विस के अंदर इंटर करता है, बोन्स के ऊपर से गुजर होता है, और तीसरा वो पॉइंट है जब यूरेटर ब्लैडर के अंदर इंटर करता है, ठीक है। ये 3 वो साइट्स हैं जहाँ पर यूरेटर की एनेटमिक नैरोइंग होती है और स्टोन वहाँ पर स्टक हो सकता है। अब बहुत से जो स्टोन है वो रेडियो ओपैक होते हैं, रेडियो ओपैक का मतलब है कि वो एक्सरे पर नज़र आते हैं, लेकिन अक्सर वो इतने छोटे होते हैं कि वो प्लेन एक्सरे पर नज़र नहीं आते, तो उसके लिए फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ती है, जैसे सीटी स्कैन या इंट्रावेनस पाइलोग्राम कहते हैं। इंट्रावेनस पाइलोग्राम ये करते हैं कि डाई इंजेक्ट करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, उसके बाद उसका एक्सरे लेते हैं, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसका पेन किस सेगमेंट्स के थ्रू कैरी होता है, T11, 12, L1, L2 से, ठीक। यूरेटेरिक स्टोन की इम्पोर्टेंस इसलिए, एक तो कॉमन कंडीशन, दूसरी बात है इसका पेन बहुत स्वेयर होता है, ठीक है। और इसका पेन कहाँ कहाँ रेफर होता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, फ्लैंक में होता है, ठीक है, बैक जो भी पिक्चर दिखाई थी लॉइन, लोअर एब्डोमेन और ग्रॉइन जो पोर्शन इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ का एरिया है वहाँ पर इसका पेन रेफर होता है, ठीक है। और पेन की नेचर कैसे थी, कोलिक पेन, ठीक है, कोलिक पेन आप कह सकते हैं, इसे कहते हैं मरोड़ पड़ने का दर्द होता है, इस तरह का दर्द होता है इसका, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि यूरेटेरिक पेन जो है, क्योंकि अगर यूरेटर की जो लोअर मोस्ट पोर्शन है वहाँ पर स्टोन स्टक हो जाए अगर, तो वो पेन जेनिटल्स में भी रेफर हो सकता है, जैसे फीमेल में लेबियम मेजस में और मेल में पेनिस में, ठीक है। तो अगर जेनिटल पेन हो तो उसकी एक रीज़न कैन बी यूरेटेरिक स्टोन। अब इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि पेन अक्सर इतना स्वेयर होता है कि इसकी इम्पल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती हैं और नोजिया होता है, ठीक है, रीनल पेन में भी और यूरेटेरिक पेन में भी। सुप्रारीनल ग्लैंड्स की बात करते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड जो है वो पेयर एंडोक्राइन ग्लैंड है जो किडनीज के अपर पोल्स और मीडियल एस्पेक्ट पर सिचुएटेड है। ये स्टीरॉयड और कैटेकोलामीन हार्मोन्स
स्क्रीट करते हैं डायरेक्टली इन द ब्लड। एनाटॉमिकल लोकेशन ये है कि पोस्टीरियर एब्डोमेन में, क्योंकि किडनी के ऊपर सिचुएटेड है किडनी पोस्टीरियर एब्डोमेन में, तो ये भी किडनीज के ऊपर है, ठीक है, स्पीरोमीडियल एस्पेक्ट पर। रीट्रोपेरिटोनियल है ये भी, और इनका सिर्फ एंटीरियर पोर्शन जो है वो पैराइटल पेरिटोनियम ऑफ एब्डोमेन से कवर्ड होता है। अब इनकी शेप में डिफरेंस है, राइट वाला जो ग्लैंड है वो पैरामिड इन शेप है, जबकि जो लेफ्ट वाला ग्लैंड है वो सेमी ल्यूनर है, ठीक है, सेमी ल्यूनर मतलब हाफ मून के जैसा। पेरिनेफ्रिक या रीनल फेशिया एड्रिनल ग्लैंड्स को भी क्लोज करता है किडनीज के साथ, और ये फेशिया फिर डायाफ्राम के जो क्रूरा हैं उनसे जाकर अटैच होता है। और किडनी और इनके दरमियान पेरीरिनल फैट, यानी किडनी के बाहर आपको पता है कैप्सूल है, उसके बाद पेरीरिनल फैट है, उसके बाद किडनीज और सुप्राइनल ग्लैंड सेम फेशिया में एनक्लोज्ड है। एनाटॉमिकल रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, राइट एड्रिनल ग्लैंड के आगे इंफीरियर वेना कैवा, राइट लोब ऑफ लिवर है, लेफ्ट के आगे स्टमक पेंक्रियास स्प्लीन है। पोस्टीरियर रिलेशंस दोनों के सेम है, दोनों के रिस्पेक्टिव साइड पर उनकी रिस्पेक्टिव क्रेस्ट ऑफ डायफ्राम है। इस पिक्चर में आपको एनाटॉमिकल रिलेशंस क्लियर हो जाएंगे। आपके सामने जो फ्रंट पर पिक्चर मौजूद है ये लेफ्ट है, ठीक है, और ये राइट साइड पर आप लिवर से पहचान सकते हैं कि राइट साइड है, ठीक है। पहले लेफ्ट साइड पर देखें लेफ्ट साइड का एड्रिनल या सुप्रारिनल ग्लैंड है, इसके आगे क्या है, इसके आगे स्टमक है, इसके आगे पेंक्रियाज भी है, ठीक है, और इसके आगे अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसके आगे यहाँ पर थर्ड सेक्शन में देखा जाएगा स्टमक और पेंक्रियाज किस तरह सिचुएटेड, देखिए बैक साइड ऑफ द एब्डोमिनल वॉल पे सिचुएटेड है ये। राइट सुपररिनल ग्लैंड की बात करते हैं तो उसके आगे लिवर है, ठीक है, और इसके आगे इंफीरियर वेना कैवा, यहाँ से इस पिक्चर से आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एक आउटर कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है कॉर्टेक्स, और इसका भी एक मेडल्ला है, ठीक है। इसलिए जब कॉर्टेक्स और मेडल्ला मेंशन करना होता है तो रीनल कॉर्टेक्स एंड मेडल्ला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेडल्ला लिखा जाता है, ठीक। वेन्स और लिम्फेटिक्स यहाँ भी हाइलम के थ्रू इंटर और एग्जिट करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट है कि आर्टरीज और वेन्स जो है सिर्फ सिंगल पॉइंट पर इंटर नहीं करती, डिफरेंट साइड्स हैं इसकी। अब आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला के फंक्शनल पोर्शंस हैं, और ये दो सेपरेट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, यानी कि इन दोनों का जो फंक्शन है हार्मोनल फंक्शन वो डिफरेंट है, और इनका एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन भी डिफरेंट है। जो कॉर्टेक्स है वो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से अराइज करता है, जबकि जो मेडुला है वो एक्टोडर्मल न्यूरल क्रेस्ट सेल से अराइज करता है, जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक है। यानी कि कॉर्टेक्स का ओरिजिन वो है जिससे बाकी इंटरनल एब्डोमिनल विस्ट्रा राइज करते हैं, जबकि मेडुला का ओरिजिन वो है जिससे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप करता है, ठीक। और ये दोनों हार्मोन्स भी डिफरेंट बनाते हैं। इस पिक्चर से आप अप्रिशिएट करें कि बाहर की तरफ जो है वो कॉर्टेक्स है, ठीक है, अंदर मेडुला है इसके। कॉर्टेक्स येलोइश इन कलर है और दो कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड हार्मोन्स यानी कि फैटी इन नेचर हार्मोन्स क्रिएट करता है, इनका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंड्रोजन्स। और फंक्शनली कॉर्टेक्स को तीन रीजन्स में डिवाइड कर, सबसे बाहर जोना ग्लोमेरुलोसा है जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि एल्डोस्टेरोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, सोडियम पोटेशियम के लेवल्स को, ठीक है। फिर जोना फेसिकुलेटा है, जोना फेसिकुलेटा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनाता है, जैसे कॉर्टिसोल, इसको आम लफ्जों में जिसको आप स्टेरॉइड कहते हैं ना, उसका फंक्शन ये वाला है जो कॉर्टिसोल है बेसिकली, ठीक है। फिर जोना रेटिकुलरिस है, जोना रेटिकुलरिस जो है डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, डीएचईएस। ये जो है ये एंड्रोजन या कहना मेल टाइप ऑफ हार्मोन है, ये फीमेल्स में भी प्रोड्यूस होता है लेकिन कंपैरेटिवली लेस फंक्शनल होता है। अब इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए आप आसान इसका अनुमान रख सकते हैं GFR, ठीक है। जैसे किडनी का GFR होता है ना, ऐसे GFR है, आउटर इज ग्लोमेरुलोसा देन फेसिकुलेटा देन रेटिकुलरिस। इन तीन लेयर्स को आप सुपरफिशियल सिटी याद रख सकते हैं। मेडुला की बात करें तो मेडुला जो है वो सेंटर में है ग्लैंड के और डार्क कलर का है। इसके अंदर जो सेल्स उनको क्रोमैटिन सेल्स कहते हैं, और ये जो हार्मोन्स क्रिएट करते हैं इनको कैटिकोलामीन्स कहते हैं, जैसे एड्रिनालीन। और आपको पता है कि एड्रिनालीन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब देखिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एम्ब्रियोनिक ओरिजिन और मेडुला का एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम है, इसलिए जो हार्मोन्स मेडुला से प्रोड्यूस होते हैं उनका इफेक्ट भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे है, ठीक है। यानी कि मेडुला की स्टिमुलेशन का भी वही इफेक्ट है जिस सिंपैथेटिक सिस्टम की स्टिमुलेशन का है, ये भी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में रिलीज होते हैं, ठीक। उसके अलावा क्रोमैटिन सेल्स जो इनकेफ्लिन रिलीज करते हैं, इनकेफ्लिन वो
न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो पेन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वस्कुलेचर ये है कि इसकी भी ब्लड सप्लाई काफ़ी वास्ट है। सुपीरियर एड्रीनल आर्टरी है, मिडल एड्रीनल आर्टरी है, इंफीरियर एड्रीनल आर्टरी है। सुपीरियर वाली आप देखें कि डायाफ्राम के साथ इसका फेशिया अटैच है ना, तो आप ऐसे याद रखें कि सबसे ऊपर डायाफ्राम से अटैचमेंट है, तो इंफीरियर फेनिक आर्टरी है। फिर किडनी के ऊपर ये मौजूद है, तो एब्डोमिनल अयोर्टा से राइज कर रही है, और फिर इंफीरियर एड्रीनल आर्टरी डायरेक्टली किडनी की आर्टरी से राइज कर रही है, ठीक है। राइट और लेफ्ट एड्रीनल वेन ग्लैंड को ड्रेन करती है, फिर वो इंफीरियर वेना कैवा के अंदर ड्रेन करते हैं जाकर। इनर्वेशन एरिया जिसकी सीलिक प्लेक्सस से और ग्रेटेस्ट प्लांटनिक वेन से, और उसके अलावा T10 से L1 के स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट से। लिम्फेटिक ड्रेनेजेस की भी ऑलमोस्ट वही है, लंबर लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा दो लिम्फेटिक प्लेक्ससेस में इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, एक डीप टू कैप्सूल और दूसरी मेडुला में लाई करती है। इसकी क्लिनिकल रेलेवेंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिजियो में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। कुशन सिंड्रोम ये चीज़ है कि जो कॉर्टेक्स पोर्शन है एड्रीनल ग्लैंड का, ठीक है, अगर वो ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लग जाए, तो जो पिक्चर हमें मिलती है उसको हम कुशिंग डिजीज़ या कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें क्योंकि ये फैट की रेगुलेशन करता है, ठीक है, फैट को कंट्रोल कर रहा होता है डिस्ट्रीब्यूशन को, इसलिए जब वो मिसमैनेज हो जाए तो पेशेंट की ऐसी पिक्चर होती है, इसका मून शेप फेस होता है। मून शेप का मतलब है चांद, यानी जैसे पूरा चांद होता है ना 14वीं का, तो गोल चेहरा होता है। ट्रंकल ओबेसिटी, ट्रंकल ओबेसिटी का मतलब है कि ट्रंक में सारा फैट जमा हो जाता है उसका, और उसकी लिम्स थिन हो जाती हैं। एबनॉर्मल हेरीनेस हिर्सुटिज्म होता है, क्योंकि इसमें से एक हार्मोन वो प्रोड्यूस हो रहा है जो एंड्रोजन है, मेल हार्मोन, ठीक है। और हाइपरटेंशन इसलिए क्योंकि ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को भी कंट्रोल कर रहा है, सोडियम के लेवल को। तो अगर सोडियम ज़्यादा रिटेन होगा, वाटर ज़्यादा रिटेन होगा, हाइपरटेंशन होगी, ठीक है। अगर ये सिंड्रोम किसी की इनिशियल लाइफ में यानी चाइल्डहुड में मौजूद है, तो यही वजह है कि उसका बाय बर्थ प्रोडक्शन ज़्यादा है। लेकिन अगर बाद में जाकर किसी एल्डरली को ये चीज़ होती है, तो यही एक्सपेक्टेड होता है कि कोई ट्यूमर है कॉर्टेक्स का। फिर एडिसन डिजीज़ है, अगर यही कॉर्टिकल हार्मोन्स कम प्रोड्यूस हों, तो जो कंडीशन होती है उसको एडिसन डिजीज़ कहते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें पिगमेंटेशन या स्किन का कलर बहुत डार्क होता है। वजह इसकी ये है, जब आप फिजियोलॉजी डिस्कस कर लेंगे, कि जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है ACTH, जो कि स्टिमुलेंट है इस कॉर्टेक्स से हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाने का, वो और जो हमारी स्किन का पिगमेंटेशन करता है मेलानिन, उनका प्रिकर्सर सेम है। तो जब भी कभी ACTH रिलीज करवाने के लिए मैसेज आएगा हाइपोथैलेमस से, साथ ही मेलानिन भी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इस कंडीशन में पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। मस्कुलर वीकनेस है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मेंटेन हो रहे थे बॉडी में, ठीक है। वेट लॉस होता है, हाइपोटेंशन होती है। उसके बाद फ्यूक्रोमोसाइटोमा, फ्यूक्रोमोसाइटोमा जो है वो मेडुला का ट्यूमर है। अब इससे प्रोक्सिस्मल यानी कि इंटरमिटेंट या फिर सस्टेन्ड हाइपरटेंशन होती है। वजह ये कि कैटेकोलामीन जो सिंपैथेटिक सिस्टम के हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में पोर कर दिए जाते हैं। इस वजह से ब्लड प्रेशर शूट करता है, हेडेक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, स्वेटिंग होती है, ठीक है। तो अब क्योंकि मेडुला की पोजीशन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे ज़्यादा डीप करके, तो आपको सिर्फ CT स्कैन पे आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक। दैट्स ऑल।